Good morning, students. Welcome back in my YouTube channel and Facebook page. YouTube channel है फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग एंड द फेसबुक पेज इज राजेश प्रसाद। मैं राजेश प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। आप इस ऑनलाइन क्लास को कहां देख रहे हैं? YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका फॉलो करना, सब्सक्राइब करना हमको एक हिम्मत देता है कि नहीं भाई, हमारे क्लास को बच्चे पसंद कर रहे हैं, तभी वो हमको लाइक कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे आज का जो क्लास है। क्या है आज का क्लास भाई? चलिए देखा जाए। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही जानदार, शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ना मुश्किल है। आपको ये कदम कदम पर रोक देगा। इस टॉपिक का नाम है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई ये टॉपिक? तो इस कूलम्ब्स लॉ को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट की बात है, पॉइंट चार्ज को जानना पड़ता है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज। कूलम्ब्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। तो फिर ये पॉइंट चार्ज क्या है सर? इसको समझना होगा। हाँ, समझना तो होगा। तो क्या कह रहा है? इफ द साइज ऑफ charged particles, if the size of charged particles is very small in comparison with the separation between them, then the charged particles are considered as point charges। ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है सर? तो कह रहा है कि अगर दो चार्ज जो कि कुछ दूरी पर रखा हुआ है, अगर उन दोनों चार्ज वस्तु का जो साइज है बहुत छोटा हो जाए, इफ द साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, अगर चार्ज पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाए, किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन विथ द सेपरेशन बिटवीन देम, वो दोनों कितना दूरी से सेपरेट है, इसके तुलना में
अगर दोनों वस्तु का जो साइज है बहुत छोटा हो जाए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटीमीटर, उससे और छोटा मिली माइक्रो नैनो पिको करेंगे तो आपको तो और नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग का बेसिक काफ़ी स्ट्रांग रहता है ना, इसलिए जो आप जानते हैं उसी को एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल कब लिया जाता है? किसी बात को समझाने के लिए, और एग्जाम्पल ऐसा लिया जाता है जो सबके पास अवेलेबल होता है वो बात। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा डेटा, 1 सेंटीमीटर का बॉल की बात कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? मीटर, वो जो स्केल देखे उसमें 1 सेंटीमीटर का साइज 10 mm। 1 सेंटीमीटर का 2 बॉल ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर का 2 चार्ज बॉल, और उनको अब 1 मीटर के दूरी पर रख दीजिए। 1 सेंटीमीटर का 2 चार्ज बॉल कितना दूरी से सेपरेट करा दिए दोनों को? सर 1 मीटर। तो यहाँ जो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है, इस जो चार्ज बॉल है इसके साइज के कंपैरिजन में कितना है? तो सर 100 गुना, क्योंकि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग इस चार्ज बॉल को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। इससे और भी छोटा कंसेप्ट है, लेकिन मान के चलिए यहाँ पर कि बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। देख रहे हैं ना, अगर चार्ज वस्तु का साइज, इफ द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, चार्ज वस्तुओं का साइज बहुत छोटा हो, इफ द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, किसके कंपैरिजन में? वो जो सेपरेट किया गया है जिस डिस्टेंस से, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर चार्ज वस्तु का साइज बहुत छोटा होगा, तब यहाँ पर उस चार्ज वस्तु को हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ये है कूलम्ब्स लॉ में। इसको जानना जरूरी किस लिए है सर? तो कूलम्ब्स लॉ में इसको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ गेव द फोर्स ओनली बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। कूलम्ब्स लॉ जो है 2 पॉइंट चार्ज के ही बीच फोर्स को बताता है। अगर चार्ज वस्तु का साइज बड़ा होगा तो कूलम्ब्स लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ को अगर हमको जानना है ढंग से, तो ये छोटा छोटा बात कुछ कुछ हमको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हिल गया। आइए, तो ये आप लोग कूलम्ब्स लॉ। अब आते हैं सर कूलम्ब्स लॉ क्या है? ठीक है, पॉइंट चार्ज आ गया समझ में कि सब जब एक ऐसे चार्ज वस्तु के हम की बात करेंगे जिसका साइज क्या हो, उसके सेपरेशन के तुलना में बहुत छोटा हो। तो अब आइए यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है सर? कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब, सबसे पहले कूलम्ब दिया क्या? कूलम्ब gave the magnitude of force between 2 point charges। कूलम्ब ने क्या दिया? 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, ये बात कूलम्ब ने नहीं बताया। ही गेव ओनली द मैग्नीट्यूड। 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड को उन्होंने बताया। लेकिन 2 चार्ज के बीच फोर्स लगता है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। हम जान रहे हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। 2 प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज को जब एक दूसरे के नजदीक लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जब एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लाया जाएगा, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर।
तो ये रिपल्सन या अट्रैक्शन एक तरह का फोर्स ना है। तो ये तो चार्ज का प्रॉपर्टी है कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा कि उनका नेचर कैसा है। इसमें से कूलम्ब का क्या योगदान है? तो इसमें कूलम्ब का योगदान है कि उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगा, उसका मैग्नीट्यूड, मान, जो फोर्स से अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है ना, उसका सर मान कितना है, कितना फोर्स 10 न्यूटन से रिपेल किया कि 5 न्यूटन से रिपेल किया कि अट्रैक्ट किया, ये बात कूलम्ब ने दिया। और कूलम्ब को ये बात सपना में नहीं आया था भाई, he experimentally calculated this formula, the force, and gave the formula. उन्होंने एक्सपेरिमेंट, लैब में एक्सपेरिमेंट से इसको कैलकुलेट किया कि आखिर ये दो चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। और जो फोर्स कैलकुलेट किए तो देखे कि आखिर जो फोर्स है किस किस बात पर कैसे कैसे डिपेंड किया, उसी को उन्होंने एक स्टेटमेंट बना के बताया। उस फॉर्मूला का जो स्टेटमेंट है, फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया, इसी को नाम दिया गया है क्या? कूलम्ब्स लॉ। क्या कहा? तो इसका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction और रिपल्सन, जो भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज क्या? इज directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कह रहा है कूलम्ब्स लॉ। आपका क्या कह रहा है कूलम्ब्स लॉ? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या रिपल्सन का जो भी फोर्स लग रहा होगा, तो ये इसका पता कब चलेगा? जब हमको दोनों चार्ज का नेचर पता हो, प्लस प्लस, माइनस माइनस की प्लस माइनस, जो भी है फोर्स लग रहा होगा। अब जब फोर्स लग रहा होगा, मान लिया जाए ये दो चार्ज है हमारे पास, लेट टू point charges Q1 and Q2 separated by a distance r। ठीक है, ये Q1, ये Q2, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R।
तो भाई ये दो चार्ज जब एक दूसरे के नज़दीक रखा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा। अब कूलम इसी फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिए कि भैया ये दोनों जो फोर्स लगा रहा है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को कैलकुलेट किया और पाया, क्या पाया कि दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स इनके प्रोडक्ट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या, यानी कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। तो फोर्स जो है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दैट इज लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। फोर्स जो है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, तो उन्होंने लैब में देखा होगा या देखा कि जब डिस्टेंस को बढ़ाए तो फोर्स घट गया, डिस्टेंस घटाए तो फोर्स बढ़ गया। यानी कि जो डिस्टेंस और फोर्स है एक दूसरे पर कैसा डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। वही चार्ज को जब बढ़ाए होंगे तो क्या पाए कि फोर्स बढ़ गया, यानी कि चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, दैट इज डायरेक्टली। दिस इज द लॉ। अब इन दोनों को हम कंबाइन कराते हैं, क्या मिलेगा भाई, कंबाइनिंग 1 and 2 F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस साइन को हटाएंगे, देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एंड दिस इज कूलम्स लॉ। ये आपका कूलम्स लॉ है। क्या हुआ कूलम्स लॉ, तो सर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कितना फोर्स, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कितना फोर्स, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K क्या है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस साइन को हटाया गया, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया गया, तो हम जो कांस्टेंट लिए हैं इट इज नोन एज K। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो भी नाम दीजिए आप। लेकिन अब यहाँ पर जरूरी बात क्या है कि आपका ये जो K का जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में आपने कौन सा मीडियम, यानी दोनों चार्ज को आपने किस मीडियम में रखा हुआ है, इस K का वैल्यू उस बात पर डिपेंड करेगा। हम लोगों को अपने सिलेबस में एयर मीडियम जानना है, तो हम लोग एयर मीडियम की काम करते हैं पहले, फिर हम लोग एक टॉपिक, एक वीडियो आपको बना के देंगे जिसमें हम लोग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अदर मीडियम की चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों जेईई मेन या नीट में एयर मीडियम से कम और अदर मीडियम से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आपको हम उस वीडियो के टॉप में लिख देंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अदर मीडियम। तो आप समझ जाइएगा दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट वाज नहीं आएगा ना, दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो पहले इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करें। ये हमारा कूलम्स लॉ, क्या समझे भाई कूलम्स लॉ से, फिर हम लोग देखते हैं एयर मीडियम में K का क्या वैल्यू लिया जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लें यहाँ तक, कूलम्ब ने क्या दिया। अगर हम पूछे कूलम्ब ने क्या दिया, तो कूलम्ब गेव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब ने 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है इसका मान बताए, मैग्नीट्यूड बताए, कितना फोर्स लगना ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, ये उस चार्ज का प्रॉपर्टी है, ठीक है।
लेकिन कितना फोर्स लग रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम ने जो फॉर्मूला दिया, दिस फॉर्मूला इज नोन एज कूलम्स लॉ। सीधा सीधा अगर कूलम को हम समझना चाहें तो एक लाइन में कह सकते हैं कूलम ने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया। आइए यहां तक लिखने के बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, तो यहां पर जानेंगे। हियर द वैल्यू ऑफ के, हियर द वैल्यू ऑफ के depends on the medium between the charges। तो हमको सिर्फ एयर मीडियम जानना है। फॉर एयर मीडियम, for air medium K will be 1/4 pi epsilon naught। एयर मीडियम के लिए K को जब निकाला गया तो क्या मिला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो 1/4 pi epsilon naught, वेयर एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन और नॉट, इज ए कांस्टेंट के जगह में ना लिया गया इस कांस्टेंट को, ओनली स्पेशली फॉर एयर है तो कांस्टेंट ही, स्पेशली फॉर एयर, नॉट इज ए कांस्टेंट। हाँ, नाम क्या है इसका, कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसका, फॉर एयर कहिए या वैक्यूम कहिए या फ्री स्पेस कहिए। तीनों अगर क्वेश्चन में एयर मेंशन हो, वैक्यूम मेंशन हो या फ्री स्पेस, तीनों के लिए सेम कांस्टेंट। सो फॉर एयर मीडियम, तो एयर मीडियम के लिए F क्या हो जाएगा जी, फोर्स इन एयर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, दिस इज कूलम्स लॉ, यानी कह सकते हैं दिस इज कूलम्स लॉ फॉर एयर मीडियम। वही फॉर्मूला है, सिर्फ एयर मीडियम के लिए स्पेशली ये के का वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया। कूलम्स लॉ ही है, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिर्फ एयर मीडियम में के का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब ये जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भैया चार्ज तो दिया रहेगा और डिस्टेंस दिया रहेगा, लेकिन इस के का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलिए यहाँ जानते हैं वैल्यू ऑफ, पहले ना इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जान लीजिए, यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। तो एज क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला पहले जानना होगा ना कि एप्सिलॉन नॉट किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा ही ना। तो फिर अब इसको सॉल्व कीजिए, तो अब इसका देयरफॉर SI यूनिट क्या हो जाएगा सर, तो 1 नहीं, चार्ज के लिए तो कूलम इनटू कूलम, और 4 पाई तो नंबर है, नो यूनिट, F के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. दिस परमिटिविटी, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी. अब साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए. डायमेंशनल फॉर्मूला तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का क्या फॉर्मूला आया हुआ है, यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग. 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो अब इसका डायमेंशन लिख दीजिए ना. सबका डायमेंशन तो आपको पता ही है ना. तो क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए डायमेंशन 80, अगेन एक दूसरा चार्ज है 80, 4 पाई mL/t-2 एंड r के लिए l स्क्वायर. r इज द डिस्टेंस. तो सर अगर सबका डायमेंशन मिला के लिख दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट का क्या डायमेंशन हो जाएगा बताइए. एप्सिलॉन नॉट का तो m नीचे में है तो सर m-1, नीचे में l यहाँ है, l यहाँ, l का पावर 3, लेकिन ऊपर जाएगा तो l का पावर -3. a t कितना है, नीचे -2 है, ऊपर में +2, ऊपर जाएगा तो t⁴ a का पावर 2. बस दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो ये तो भाई हो गया आपका कूलम्स लॉ. लेकिन अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बचा हुआ है ना. चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं. अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी जान ले तब ना. चलिए आइए, तो चूंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू के का जानना होगा. तो अब नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, चलिए क्या है भाई वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट में बता दीजिए. तो चूंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर से आप जान रहे हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यानी कोई भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है इसको हम लोग थ्योरेटिकली नहीं एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं. इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इट इज फाउंड दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अभी तो यूनिट निकाले ना, ये आगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ये. लेकिन देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना. तो 1/4 और पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट कितना 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या है भाई इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा भाई क्या मिल जाएगा देखिए. तो हमको तो याद है, आप लोग घर में इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर एयर मीडियम. यस, ये बात ध्यान रखना है, फॉर एयर मीडियम. एयर मीडियम का ये वैल्यू है. ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला इट इज फॉर एयर मीडियम. दूसरे मीडियम का तो अभी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं. ओके, तो इसको नोट कीजिए. अब चूंकि कूलम्ब जो है इन्होंने दो चार्ज के बीच फोर्स दिया है, तो फोर्स को जानने के लिए हमको पता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जानना होगा ना. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग, अब ये जो कूलम्ब का हम लोगों ने जनरल फॉर्म सिर्फ मैग्नीट्यूड जाना, अब हम लोग चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. और अगर आपके एग्जाम में कूलम्ब्स लॉ आता है तो वेक्टर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करने आता है.
क्वेश्चन होता है स्टेट कूलम्स लॉ, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत खास क्वेश्चन है ये। वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ तो रहता ही है एग्जाम में, ये कूलम्स लॉ का जनरल फॉर्म है। इट गिव्स ओनली द मैग्नीट्यूड, लेकिन हम जानते हैं कूलम जो फोर्स जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन जानना होगा ना। तो डायरेक्शन जानने के लिए इस लॉ को हमको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो चलिए टॉपिक डालते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम लोग जानेंगे कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म के बाद अब जानेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है भाई ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जैसा कि आपको बताए, कूलम जो है दो चार्ज के बीच फोर्स दिए, और हम जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि कूलम गेव ओनली द मैग्नीट्यूड। तो इसी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यानी डायरेक्शन के साथ एक्सप्रेस कर देना है, इसी को कहा जाता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो तो सेम रहेगा। स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू this law, according to this law, the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ये कह रहा है। हालांकि स्टेटमेंट तो हम लोग पहले भी लिखे हुए हैं, जान रहे हैं आप लोग, अभी जनरल फॉर्म में बस तुरंत तो लेकिन इसको हमको एक्सप्रेस करना है इन वेक्टर फॉर्म। तो सर वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर? थोड़ा सा तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए, तभी ना पता चल पाएगा कि भाई Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाया और Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाया वो किधर लगाया, क्या यही ना? तो फिर और डायरेक्शन का पता तभी चलेगा जब हमको ये पता रहे कि दोनों चार्ज कैसा है, दोनों लाइक चार्जेज हैं कि अनलाइक चार्जेज हैं। अगर दोनों लाइक चार्ज है देन दे रिपेल ईच अदर आउटवर्ड फोर्स, बाहर की ओर फोर्स। और अगर दोनों अनलाइक चार्ज हैं देन दे अट्रैक्ट ईच अदर यानी इनवर्ड फोर्स। आ रहा है बात समझ में?
तो जब भी हम इसको वेक्टर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर मान लेना होगा लेट टू लाइक चाहे अनलाइक, लेट टू लाइक पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 separated by a distance R मान लिया जाए। दो चार्ज लीजिए, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, और एक बात का ध्यान रखना है कि बोथ आर लाइक चार्जेज, दोनों लाइक चार्ज है। तो सर लाइक चार्ज है मतलब दोनों सेम, यानी या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। तो जब दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो फिर फोर्स कैसा? सर रिपल्सन का फोर्स। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी कि इस पर जो फोर्स ये Q1 जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और इस पर जो फोर्स Q1 पर जो फोर्स Q2 लगा रहेगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। यही ना होगा डायरेक्शन। अब इस फोर्स को नाम दे देते हैं हम लोग F12। 12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। पहले 1 है यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा सर? तो फिर इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, F21। ठीक है। अब तो ये तो फोर्स का नाम हो गया, और इस F21 का डायरेक्शन इधर हो गया, F12 का डायरेक्शन इधर हो गया। लेकिन जब हम लोग वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर के साथ एक डायरेक्शन लगा होता है। तो बताइए किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं? तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं हम लोग। अगर अननोन वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। तो फिर यहाँ पर दो डायरेक्शन है, 1 से 2 और एक 2। जैसे याद कीजिए ना, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? आई कैप से, यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? जे कैप से। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? के कैप से। जान रहे हैं ना? तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर दिखाना होता है तो हम लोग यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर भी तो हमको दो डायरेक्शन दिखाना है, एक 1 से 2, एक 2 से 1। तो यहाँ पर भी दो यूनिट वेक्टर लेना होगा। चलिए अब पहले तो F12 क्या लिए हैं आप? लेट कर लिए F12। ये क्या है भाई, क्या नाम दिए इसको? तो फोर्स ऑन Q1, किसके कारण फोर्स? ड्यू टू Q2। F21 क्या मान लिए हैं आप? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यही ना? अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए बोल तो रहे हैं हम लोग। याद कीजिए ना, वेक्टर में किस वेक्टर के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को दिखाते हैं? तो सर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन है, एक 1 से 2, एक 2 से 1। तो R12 कैप, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर along the direction, ऐसा लिखते along Q1 to Q2। अगर डायरेक्शन हमारा 1 से 2 है, 1 to 2, Q1 to Q2, तब उस समय कौन सा यूनिट वेक्टर लग जाएगा? R12। लेकिन अगर डायरेक्शन 2 से 1 है तो हम लोग इसको R21 दिखाएंगे। ये क्या हो जाएगा जी? यूनिट वेक्टर along Q2 to Q1 है, Q2 to Q1 हो गया ना? अब आ जाइए एक्सप्रेशन में, इसको एक्सप्रेस करते हैं। फोर्स का नाम दिए, डायरेक्शन दिए, तो किस फोर्स के साथ कौन सा डायरेक्शन, यही है वेक्टर फॉर्म। हम लोग F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R² अभी एक्सप्रेस किए थे, बट इट इज द जनरल फॉर्म। इट इज द जनरल फॉर्म, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। लेकिन हम कह रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ। तो F12 इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको नाम दिया हमने F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इस पर जो फोर्स लग रहा है इसको नाम दे दिया हमने F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, 2 का मतलब फोर्स ऑन सेकेंड, 2 ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो फोर्स का तो नाम दे दिया, लेकिन उस फोर्स के साथ डायरेक्शन कौन सा लगेगा, चलिए देखा जाए। थोड़ा सा आइए ना, थोड़ा सा जगह बना लिए ताकि आप देख भी पाइए और लिख भी पाइए। नाउ भाई क्या कह रहा है, F12 तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही ना लॉ कह रहा है। लॉ कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, K Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिख दिया, लेकिन F12 इस पर जो फोर्स लग रहा है सर, इसका डायरेक्शन किधर है, तो इधर। इधर नहीं लिखना है, इधर का नाम बताना है 1 और 2 के रिस्पेक्ट में। तो इधर का मतलब सर देखिए, तो 2 से 1 जा रहा है क्या, Q2 टू Q1 इस डायरेक्शन में। ये इस पर जो रिपल्सन लग रहा है इधर, इधर का मतलब 2 जो है 1 की ओर रिपेल कर रहा है, यानी 2 से 1। तो 2 से 1 के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है, देखिए तो R21, यहाँ क्या लग जाएगा, R21 कैप, बस R21 कैप। और इस अब ये इस पर जो ऑल्सो F12 का क्या, 12 नहीं, F12 तो हो गया, F21 का क्या होगा, तो सर इसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्योंकि फोर्स तो दोनों पर क्या कह रहा है कि बोथ द चार्ज, दोनों पर जो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो K Q1 Q2 का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले हुए थे। सिर्फ इसमें डायरेक्शन ऐड कर देना है। तो F21 का डायरेक्शन, तो 21 का मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, तो सर देखिए ना 2 को 1 वाला रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है क्यों, क्योंकि दोनों को हमने लाइक चार्ज माना हुआ है, तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है ना। तो इधर का मतलब क्या, इधर ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, तो सर 1 से 2 की ओर जा रहा है, 1 से 2 ना। तो सर 1 से 2 का मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर, देखिए तो R12 कैप, R12 कैप। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या पता है, दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बस फोर्स के साथ डायरेक्शन लगा दिए, फोर्स के साथ डायरेक्शन लगाइए, फोर्स के साथ डायरेक्शन लगाइए, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का कहने का मतलब क्या है, फोर्स के साथ डायरेक्शन को इंक्लूड कर देना। क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। एंड कूलम गेव द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम ने 2 चार्ज के बीच फोर्स दिया, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उस फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हमको कूलम को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। अब देखिए इस पर जो फोर्स लगा, हमको इसका डायरेक्शन पता है कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सन इधर हो रहा होगा, और इस पर रिपल्सन इधर हो रहा होगा। अच्छा, अब कोई कहे कि सर अनलाइक चार्ज लेंगे तो
तो चलिए अगर हम यहाँ पर अनलाइक कर दें, अगर अनलाइक चार्ज कर दे बाबू, तो क्या हो जाएगा? तो अभी जो फोर्स लग रहा था, अभी जो फोर्स लग रहा था अंदर की ओर, बाहर की ओर, अब ये फोर्स किधर लगने लगेगा? तो अब सर ये फोर्स अंदर की ओर ना लगने लगेगा जी, अट्रैक्शन होने लगेगा ना। अगर हम लाइक चार्ज ले लें एक्सप्रेस करने के लिए, अनलाइक चार्ज ले, लाइक चार्ज में तो बता दिए रिपल्सन, अगर एक्सप्रेस करने के लिए अनलाइक चार्ज, यहाँ पर हम लोग अनलाइक चार्ज कर दें तो अब क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होने लगेगा। अट्रैक्शन होने लगेगा तो फिर अब इसका डायरेक्शन जो अभी 2 से 1 था, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। बस यही चेंज होगा, बाकी सारा कुछ वैसा ही लिख देना है। सिर्फ यहाँ पर एक्सप्रेस करते समय ये डायरेक्शन चेंज कर देना है। अभी रिपल्सन हो रहा था ना जब लाइक, तो ये 2 से 1, अब लेकिन अट्रैक्शन होने लगा तो 1 से 2। समझ में आई बात? हाँ, तो ये है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने से आपको फायदा क्या हुआ? तो क्या फायदा हुआ बताइए ना, क्या क्या सीखे? या इस वेक्टर फॉर्म को में जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्रेस किए तो आपको देखिए ना क्या क्या जानकारी यहाँ से मिल रहा है। चलिए, तो एक छोटा सा 2 इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको, हो सकता है आप नहीं लिख पाए हों, तो हम इसको अरेंज कर दें। चलिए, अब सारा टॉपिक आ गया यहीं पर, है ना? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड दिस इज एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, आप इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, और कहीं पर भी कोई बात नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा रिपीट किया कीजिए। हम सारा बात बोले हुए हैं, क्या बात कहाँ बोले हैं, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, सब समझ में आएगा। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। होता क्या है ना, सुन के पार कर दिया, अरे बार नहीं समझ में आया, अरे तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, देखिए ना वहाँ पर सर क्या बोल रहे हैं। ओके, आइए अब हम लोग जो पढ़े, तो छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये जो कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए ना, आप जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ गया भैया R21 कैप। अच्छा, F12 क्या आया था? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 कैप। F21 जो है यही ना आया था। तो अब इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो एक बात तो यहाँ समझ में आ जाना चाहिए था, एक बात तो क्लियरली यहाँ समझ में आना चाहिए था कि सर देखिए, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये तो सेम है ना जी, और एक का डायरेक्शन 2 से 1 है तो एक का डायरेक्शन 1 से 2 है, एक का डायरेक्शन 2 से 1 है तो एक का डायरेक्शन 1 से 2 है, मतलब बोथ द चार्जेस अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। दोनों चार्ज एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगा रहा है? तो सर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ना। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ऐसा बात कोई और बताए थे? तो यस सर, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। याद आया क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था?
कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी दोनों चार्ज थर्ड लॉ के अनुसार काम कर रहा है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं क्या। तो पहला बात तो हमको ये पता चला, इट इज क्लियर फ्रॉम वेक्टर फॉर्म that it is clear from vector form that the electrostatic force between two point charges obeys the Newton's third law of motion। मतलब क्या हुआ, दैट इज both the charges apply equal and opposite forces on each other, that is F12 is equal to F21 with माइनस साइन, नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि सर दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये बात हमको कहाँ से, जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किए तब ना उसका डायरेक्शन पता चला कि दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो अगर किसी सिस्टम का दो चार्ज या किसी सिस्टम का दो वस्तु एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, देन इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाया दूसरा भी पहले पर उतना ही फोर्स, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या पता चला भाई, एक और बात पता चला, क्या? इट इज क्लियर फ्रॉम वेक्टर फॉर्म that the electrostatic force is a central force, that is, मतलब क्या हुआ सर, that is the electrostatic force between two point charges always acts along a straight line। कौन सा स्ट्रेट लाइन भाई? ऑलवेज एक्ट्स along a straight line joining the two charges। ये मतलब हुआ सेंट्रल फोर्स का। जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़े तो एक और बात पता चला कि दोनों चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दोनों चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे पर फोर्स तो लगाया, अगर रिपल्सन हुआ तो इसका रिपल्सन इधर हो रहा है, इसका रिपल्सन इधर। मतलब क्या,
एक लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करा रहा है, इसी के अलॉन्ग में रिपल्सन इधर चाहे इधर। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसी लाइन के अलॉन्ग इधर चाहे इधर, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। और जब दो वस्तु के बीच का फोर्स उन दोनों वस्तु को ज्वाइन कराने वाले स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग में लगेगा तो इस तरह के फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। अब इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बात जान गए तो जैसे ही हम लोग दो से ज़्यादा चार्ज का बात करेंगे ना, मान लिया जाए ये एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है ना, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। अब कह रहे हैं कि इस पर फोर्स निकालिए, तो भैया इस पर ये भी फोर्स लगाएगा और इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, दोनों लगाएगा ना फोर्स। तो अगर हम कहें कि इस पर नेट फोर्स निकालिए तो दोनों फोर्स निकाल करके दोनों को जोड़ना होगा। लेकिन फोर्स को जोड़ने का मतलब क्या, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के साथ ना जोड़ना होगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के साथ जोड़ना होगा। तो फिर डायरेक्शन जानना होगा ना कि ये जो फोर्स लगाया किधर लगाया, ये क्योंकि ये प्लस है तो रिपल्सन करे, तो रिपल्सन का इधर करेगा। रिपल्सन करेगा तो रिपल्सन क्या इधर करेगा। तो रिपल्सन अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो इसका रिपल्सन क्या इधर होगा, किधर होगा, यही ना बात है। तब वहाँ पर हम लोग काम करेंगे, सर सेंट्रल फोर्स है ना तो इधर उधर काहे लगा रहे हैं, सेंट्रल फोर्स है तो सर ये दोनों चार्ज को ज्वाइन कराइए और इसी स्ट्रेट लाइन में लगाइए। पर इधर की ओर रिपल्सन होगा पहला फोर्स, पहला फोर्स इधर की ओर रिपल्सन होगा। और सर ये किधर लगाएगा, तो ये फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कराइए, ये रिपल्सन F2 इधर लगाएगा। अब दोनों के बीच में ये वाला एंगल हमारा पता चल जाएगा तो हम आसानी से जोड़ लेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारा कुछ हमको कहाँ से पता चला, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़े तब। क्या पता चला भाई कि जब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़े तो पहला बात पता चला कि दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे पता चला, क्योंकि सर दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अट्रैक्शन हो रहा है तो अपोजिट, रिपल्सन हो रहा है तो अपोजिट। तो जब दो चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं देन सच टाइप ऑफ फोर्स सच कंडीशन ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। और फिर दूसरा बात क्या पता चला, दूसरा बात पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्ज के बीच स्ट्रेट लाइन में लगता है। कौन सा स्ट्रेट लाइन, तो दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने वाला स्ट्रेट लाइन। रिपल्सन हो रहा है तो दोनों चार्ज को ज्वाइन कराइए उसी के लॉन्ग बाहर की ओर, अट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों चार्ज को ज्वाइन कराइए उसी लाइन के लॉन्ग अंदर की ओर। और जब स्ट्रेट लाइन में लग रहा है देन इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है। तो ये भैया आपका एक टॉपिक कूलम्स लॉ कंप्लीट हुआ, दो चार्ज के बीच का फोर्स, है ना। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर ले इसी के साथ में। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा कूलम्स लॉ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू a small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ये देखिए ये आपके एनसीईआरटी के बुक का पहला क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। तो जैसे ही
दो चार्ज स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का बात हुआ, यानी दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का बात हुआ, तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, यानी कि कूलम्ब्स लॉ। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज यानी क्या? कूलम्ब्स लॉ, यही ना? तो फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेज कूलम्ब्स लॉ कैसे भाई, कैसे लगाएंगे? फोर्स निकालेंगे कैसे? तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले दो चार्ज स्फीयर का चार्ज Q1 कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज Q1 Q2, और ये जो है 30 सेंटीमीटर के दूरी से सेपरेट किया हुआ है, यानी R जो है आपका 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर, लिख सकते हैं ना? एंड और मीडियम कह रहा है इन एयर। अगर मीडियम एयर नहीं भी देता तो भी अंडरस्टूड है कि हमको तो भैया एयर मीडियम ही पढ़ना है, तो हम लोग एयर मीडियम का ही काम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि अब इनके बीच में फोर्स निकालिए, तो सर हम जान रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। हो तो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो छोटा छोटा चार्ज स्फीयर है, उनके बीच फोर्स निकालिए। तो फोर्स कैसे निकलेगा चार्ज के बीच? देन कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ क्या है? K Q1 Q2 बाई R²। देन 9 × 10⁻⁹। K का वैल्यू एयर मीडियम के लिए Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁻7। Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁻7 बाई R², यानी 0.3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये दशमलव हट जाएगा ना, तो 2 0 चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और 3 3 जा 9, ये कट जाएगा। 9 × 3 2 जा 6 × 10 का पावर कितना? 9, और 2 11 में 10⁻³ डिवाइड बाई 9, ये कट गया सर। तो F इक्वल टू कितना आ गया बताइए? 6 × 10⁻³ न्यूटन। दिस इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो इस तरह से बच्चों ये आपका एक टॉपिक हमने कूलम्ब्स लॉ आपको पढ़ाया। कूलम्ब्स लॉ को बहुत इम्पॉर्टेंट समझ करके इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए, और सिंपल सा कंसेप्ट है। दो चार्ज के बीच जहाँ भी फोर्स का बात आएगा, जहाँ भी हम लोग दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने की बात करेंगे, दिमाग में एक ही बात सेट होना चाहिए कि भैया दो चार्ज के बीच फोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ ही पूछेगा, कूलम्ब्स लॉ ही लगेगा। ओके, अब कैसे लगेगा? तो कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए दोनों चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, डेटा तैयार कीजिए, क्या दिया है, क्या निकालना है। ओके, तो फिर से वही बात दोहराएंगे कि आप हमारे वीडियो को कहाँ देख रहे हैं। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लगातार, रैंडमली नहीं, रेगुलर वे में देखिए, ताकि आपको सारा कुछ शुरू से समझ में आए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है। थोड़ा सा हमारे चैनल को भी ग्रो करने में मदद कीजिए आप लोग। ओके, बाय।